तो मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अगला टॉपिक रहेगा हमारा रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। यानी कि इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखते हैं उसको हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा और कलम और कॉपी के साथ इसको आप नोट करते चलिए। इसके पहले वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो है, एक बार आवश्यक देखिए और नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम के अंतिम समय में आप उसका बेहतरीन तरीका से रिवीजन कर सकें। इसमें हम समझेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग लिखते हैं तो उसके नियम क्या है, यानी कि लिखने का नियम क्या है, यानी उसका तरीका क्या है उसको जानेंगे। इसके अलावा जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो उसका परिभाषा लिखाया गया था। सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करता है उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम लोग किस प्रकार लिखते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। देखिए, किसी तत्व या यौगिक को हमेशा संक्षिप्त में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे बात करें हम हाइड्रोजन का, बात किया मैंने हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या है भाई? हाइड्रोजन का संकेत हमारा H है। इसी प्रकार अगर बात किया जाए ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का संकेत क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन का संकेत हमारा क्या है? O है। ठीक, अगर बोलेगा जल तो हम लोग जल का संक्षिप्त रूप क्या जानते हैं? जल का संक्षिप्त रूप क्या है हमारा? H2O है। तो यही यहाँ पे पहला हमारा है, किसी तत्व या यौगिक को हमेशा संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, यानी कि संक्षिप्त में लिखा जाता है। तो पहला ये हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद अभिक्रिया में अभिकारक को हमेशा बायां ओर यानी कि LH साइड में लिखते हैं। किधर लिखते हैं? LHS साइड यानी कि बायां ओर लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे कि हमारा हो गया ये कार्बन और ये प्लस में ऑक्सीजन, अभिक्रिया करके बना दिया आपका CO2। ठीक, तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अभिक्रिया में अभिकारक को हमेशा बायां ओर लिखा जाता है। तो अभिकारक यही दोनों ना हैं, ये हमारा कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या है? हमारा अभिकारक है। तो इसको हम लोग किस साइड लिखे हुए हैं? LHS साइड में लिखे हुए हैं, यानी कि बायां ओर लिखा जाता है हमेशा अभिकारक को। आप कभी ऐसा नहीं देखे होंगे कि कार्बन को मैंने इधर लिखा और आपका ऑक्सीजन को इधर लिखा, अभिक्रिया जो है इधर से कराकर मैंने इसको CO2 बना दिया। ऐसा कभी आप देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो हमेशा जो अभिकारक होता है उसको हम लोग LHS साइड में ही लिखते हैं। इसके अलावा हमारा तीसरा है, अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला उत्पाद को दायां ओर लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल में मैंने बताया आपको, जैसे कि कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों अभिक्रिया कर लिया और अभिक्रिया करने के पश्चात जो हमारा प्रतिफल बना है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम किस साइड में लिखे हैं? RHS साइड में लिखे हैं, यानी कि हमेशा दायां ओर लिखा जाता है। तो पहला बात हमारा है कि किसी तत्व या यौगिक को हमेशा संक्षिप्त में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। उसके बाद अभिक्रिया में अभिकारक को हमेशा बायां ओर लिखा जाता है। क्लियर है? इसके अलावा अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला जो उत्पाद होता है दोस्तों, उसको हम लोग कहां पे लिखते हैं? दायां ओर लिखते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है या नहीं भी बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। अगला हमारा है कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग करते हैं? धन चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए ये हमारा हुआ क्या? आपके अभिकारक। ये क्या है? हमारे अभिकारक हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम लोग प्रतिफल के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपका प्रतिफल। आगे मैं विशेष तरीके से समझाने वाला हूं। अगला हमारा 5 है कि अभिक्रिया में हमेशा तीर युक्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप कभी भी बराबर चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट वाला बात है जो अभिक्रिया की होने की दिशा को बतलाता है। जो तीर युक्त चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं ये अभिक्रिया के होने की दिशा को बतलाता है। तो पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया में तीर युक्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ये अभिक्रिया की होने की दिशा को बता रहा है कि अभिक्रिया किस साइड से किस साइड की ओर हो रहा है। अब हम चलते हैं जो हमारा उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए Zn यानी कि जिंक प्लस में आपका H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र
पुत्र है, याद कर लीजिएगा। इसे रासायनिक पदार्थ का राजा भी हम लोग कहते हैं। ये रहा आपका जिंक, ये जो है इससे अभिक्रिया किया, ठीक, अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करने के पश्चात में यहाँ देखिए इसको विस्थापित कर दिया है, यानी कि जो आपका हाइड्रोजन है इसको विस्थापित करके अपने जगह पर आ गया, इसको बना लिया अपना ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट, और आपके हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रहा है आपका वो विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक। अब देखिए ये दोनों जो है भाग लिया है किसमें, अभिक्रिया में, तो ये हमारे अभिकारक हुए। तो वही बोल रहा है किसी तत्व या यौगिक को हमेशा संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो जिंक को हम ऐसे ना लिख कर कैसे लिखे हुए हैं, Zn इसका संकेत है। मुझे आशा है कि आप 9th क्लास में बेहतर से बेहतर पढ़ाई किए होंगे, तो मुझे इसके बेसिक बताने की जरूरत नहीं है कि ये जिंक है, ये हाइड्रोजन है, ये आपके सल्फर है, ये आपकी ऑक्सीजन है, आपको पता होगा, मुझे आशा है। अगला हमारा है इसमें कि अभिक्रिया में अभिकारकों को हमेशा बायां ओर लिखते हैं। देखिए तो ये हमारा अभिकारक है, इसको हम लोग बायां ओर लिखे हुए हैं। इसके अलावा अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला उत्पाद को दायां ओर लिखा जाता है। तो जो उत्पाद बन रहा है हमारा यहाँ पे ZnSO4 और आपका हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहा है, बाहर क्यों निकाल रहा है, इसको हम लोग RH साइड में लिखे हुए हैं। इसके अलावा हमारा है अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने धन चिन्ह का प्रयोग किया है। अगला हमारा है कि अभिक्रिया में हमेशा तीर युक्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जो तीर युक्त चिन्ह का प्रयोग किया गया है ये अभिक्रिया की होने की दिशा को बतला रहा है। तो ये रहा आपका रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। मुझे आशा है कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अब हम लोग समझेंगे रासायनिक समीकरण का प्रकार कौन कौन से हैं। तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार हैं। पहला हमारा इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और दूसरा होगा हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यह जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसीलिए इस पर विशेष ध्यान हम लोग देंगे कि जो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, यानी कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों यानी कि आपके LHS साइड और RH साइड में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो यानी कि इक्वल हो, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया गया है। यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन है, ये अभिक्रिया करके बना रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रहा आपकी LHS साइड, कौन से साइड हुए, LHS साइड, और ये रहे आपके RH साइड। तो देखिए इसके दोनों ओर जो तत्व उपस्थित है उसकी परमाणु संख्या बराबर है या नहीं। तो इधर हमारा कार्बन कितना है, एक गो है, इधर भी कार्बन कितना है, एक गो है, यानी कि कार्बन कार्बन बराबर है। इसके अलावा देखिए इधर हमारा ऑक्सीजन दो गो है, ऑक्सीजन कितना है, इधर भी दो गो है। तो इसलिए जो ये लिखा गया समीकरण ये हमारा संतुलित है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है असंतुलित समीकरण है। क्या है, असंतुलित समीकरण है। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन दो को है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम दो लगाएंगे तो हमारा मैग्नीशियम भी दो हो जाएगा और ऑक्सीजन भी दो हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या है, मैग्नीशियम एक ही है, तो यहाँ पे भी हम लोग दो लगा देंगे तो मैग्नीशियम भी हमारा क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो ये अब हो गया है हमारा संतुलित समीकरण। इसी प्रकार हमारा दूसरा होगा असंतुलित समीकरण, यानी कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में यानी कि आपकी LHS साइड और RHS में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या हो, आपस में बराबर ना हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए हमारा है मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बना दिया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारे लिए क्या है, ये कंकाली समीकरण है। क्या है, कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कंकाली समीकरण को ही हम बोलते हैं असंतुलित समीकरण। तो इसका दूसरा नाम क्या है, कंकाली समीकरण। क्यों कंकाली है, क्योंकि इसके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या जो है बराबर नहीं है। तो अब से हम समझेंगे